नमस्कार दोस्तों, बिग की स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग प्रत्यावर्ती धारा और बहुफेज प्रणाली के अंतर्गत हम लोगों ने 20 तक ले अपना क्वेश्चन आंसर किया है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको देखिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। तो ये हमारा सेकेंड वीडियो है। तो 20 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आइए एक ही से शुरू करते हैं। दिया है कि दो प्रत्यावर्ती परिणाम विधि से जोड़े जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि दो प्रत्यावर्ती परिणाम किसे सदिश वेक्टर यानी कि सदिश विधि द्वारा जोड़े जाते हैं, यानी कि वेक्टर सम द्वारा जोड़े जाते हैं। अगला है 22 नंबर की एसी को द्वारा आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो एसी को आसानी से घटाया बढ़ाया किसके द्वारा जा सकता है? वो ट्रांसफार्मर के द्वारा। इन्वर्टर का काम क्या होता है? ये होता है डीसी को एसी में बदलना और एसी को डीसी में बदलना, इसका मुख्य काम होता है। कन्वर्टर, इसे कन्वर्टर बोलते हैं। कन्वर्टर क्या होता है? किसी भी एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बदल देना। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है प्रतिकारक शक्ति यानी जिसको रिएक्टिव पावर कहते हैं का यूनिट होता है। तो हम जानते हैं कि एसी में 3 प्रकार के जो पावर होते हैं। एक को बोलते हैं एक्टिव पावर, जिसको हम लोग किलोवाट में दर्शाते हैं। एक होता है रिएक्टिव पावर, जिसको हम लोग केवीएआर में, ये बड़ी यूनिट है, VAR भी इसको दर्शा सकते हैं। जैसे इसको किलोवाट है तो वाट में भी दर्शा सकते हैं। उसी प्रकार एक होता है अपरेंट पावर। अपरेंट पावर को हम लोग केवीए में दर्शाते हैं। ये 3 पावर आपको देखने को एसी में मिलता है। तो रिएक्टिव पावर की बात हो रही है, तो रिएक्टिव पावर किसमें हमें होगा? केवीएआर। देखिए इसमें इस चीज को दर्शाया गया है डिटेल से। देखिए वास्तविक पावर जिसे ट्रू पावर भी कहते हैं, एक्टिव पावर भी कहते हैं, एक्चुअली पावर भी कहते हैं, एक्चुअल पावर। देखिए इसी परिपथ में आभासी शक्ति तथा शक्ति गुणांक के गुणनफल को वास्तविक शक्ति कहते हैं। इसका इकाई वाट या किलोवाट होती है। देखिए वास्तविक इकाई आभासी शक्ति है, शक्ति गुणांक, ये फार्मूला है आपको मिलेगा। VI ये आभासी शक्ति है, खास बात ये पावर फैक्टर है, ये चीज है। उसी प्रकार आभासी शक्ति का, तो आभासी शक्ति देखिए एसी परिपथ में धारा वोल्टा के वर्ग मान मूल मान के गुणनफल को आभासी शक्ति कहते हैं। इसे वोल्ट एम्पियर या किलोवोल्ट एम्पियर में व्यक्त करते हैं। देखिए आभासी शक्ति जैसे आरएमएस मान है, V का आरएमएस मान, I का आरएमएस मान का गुणनफल ही क्या आभासी शक्ति कहलाता है, यानी अपरेंट पावर। उसी प्रकार है आपको प्रतिकारक शक्ति, जिसको रिएक्टिव पावर कहते हैं। ये इसी परिपथ में आभासी शक्ति तथा धारा और वोल्टा के फेज कोण के साइन के गुणनफल के प्रतिकारक शक्ति कहते हैं। इसका इकाई वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव या किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है। देखिए इस प्रकार, जिस प्रकार ये रिएक्टिव पावर VI साइन फाई, इसे वाट यानी वाटलेस पावर भी कहते हैं। एक्चुअली ये इसका डायग्राम बनता है जिसको ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल पावर। देखिए ये किलोवाट है, इसके 90 डिग्री पर क्या है? रिएक्टिव पावर का है, और जिसको केवीआर में दर्शाते हैं, रियल पावर या रिएक्टिव पावर को वाट में और अपरेंट पावर को केवीए में। तो इस ट्रायंगल को आप याद रखेंगे। देखिए 0.5 हेनरी के इंडक्टेंस वाली बाइंडिंग का इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल के बारे में बने, यानी 2 पाई FL होता है। तो अगर नहीं दिया है तो 50 हर्ट्ज मानते हैं, और इसका हो जाएगा 3.14 इंटू 50 हर्ट्ज। एल पूछा है हम लोग को, एल दिया हुआ है 0.5। इसको गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 5 10, 5 हो जाएगा, और 5 5 25 हो जाएगा, 50 गुना के 100 हो जाएगा। ये 0 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 314 गुणे 1/2। इसमें जब भाग करेंगे तो जाएगा 157। आंसर ए सही। इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस का, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। यदि XL बराबर 2 पाई FL या ओमेगा L भी होता है, अगर कोणीय वेग में देता है। उसी प्रकार ये तो 1/ωc होता है। तो ये फार्मूला है इसका। इसमें और फ्रीक्वेंसी में के समानुपाती होता है XL, और XC विलोमानुपाती होता है। 25 नंबर है शाखा का चालकता के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसको G से दर्शाते, G बराबर 1/R होता है। उसी तरह B होता है, जैसे सब्सटेंस 1/X रिएक्टेंस के बराबर होता है। उसी तरह जो आपका ये कंडक्टेंस है,
ये क्या करता है, धारा किसी भी कंडक्टर में धारा प्रवाह में इजीनेस प्रोवाइड करता है, मतलब आसानी रास्ता देता है। उसी प्रकार जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या करता है, इसमें बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, ये फार्मूला है। उसी तो 1/, तो ये क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। और उसी पर बी अगर कुछ ऐसा सब्सटेंस पूछता है तो 1/, रिएक्टेंस हो जाता है। आर बटा पावर फैक्टर का आर बटा जेड होता है। आगे 26 नंबर, दो फेज सप्लाई में बाइंडिंग का विद्युत विस्थापन होता है। जैसे विद्युत विस्थापन पूछा है दो फेज में, देखिए दो फेज में पूछेगा तो कितना होता है 90 डिग्री, 3 फेज में पूछता है तो 120 डिग्री, और 4 फेज में पूछता है तब भी 90 डिग्री। ये चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है, ये इसी फार्मूला है। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछता है कि अगर दो फेजों में 90 डिग्री का विस्थापन है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्वाड्रेचर बोलते हैं। और 180 डिग्री का विस्थापन होता है तो उसको एंटी फेज बोलते हैं। ये चीजें ध्यान रखनी है। देखिए इसी से संबंधित ये बिंदु भी है। दो फेजों में जो डिस्टेंस होगा उसको 90 डिग्री का जब होगा तो उसे क्वाड्रेचर बोलेंगे, और जब दो फेजों के बीच में अगर 80 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसे हम लोग एंटी फेज बोलेंगे। और दो फेजों में इलेक्ट्रिकल डिग्री 90 डिग्री का, 4 फेज में 90 डिग्री का, 3 फेज में 120 डिग्री का। ये 3 फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसको बोलते हैं फेज सीक्वेंस इंडिकेटर, यानी बी वाला ऑप्शन, फेज अनुक्रम इंडिकेटर। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापा जाता है, मीटर से धारा मापा जाता है, टेकोमीटर से स्पीड मोटर की स्पीड मापी जाती है। ठीक है, आगे है 28 नंबर, निम्न में से स्टार बाइंडिंग से संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं स्टार बाइंडिंग में, स्टार बाइंडिंग किस प्रकार दिखता है, ये वाई की शेप में ऐसे स्टार बाइंडिंग दिखता है। और डेल्टा बाइंडिंग कैसे दिखता है, इस त्रिभुज के आकार। ठीक है, स्टार बाइंडिंग की जो बात होगी तो इसमें होता है IL, यानी कि लाइन धारा बराबर फेज धारा के बराबर होता है। उसी प्रकार वोल्टेज जो होता है, लाइन वोल्टेज होता है √3 फेज वोल्टेज के बराबर होता है। तो इसमें क्या पूछा है, वोल्टेज लाइन तो दिया नहीं, तो वोल्टेज यानी VL बराबर √3, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है निम्नलिखित में से डेल्टा बाइंडिंग किस प्रकार संबंधित है। तभी हम लोग जिक्र किया कि डेल्टा बाइंडिंग में क्या होगा, IL लाइन जो होता है, लाइन करंट होता है √3 फेज करंट के, और जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्ट के बराबर होता है। तो इसमें लाइन से संबंधित है तो √3 फेज वोल्ट, यानी बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। पावर के लिए दोनों का सेम होता है, चाहे स्टार हो चाहे डेल्टा। अगर उसमें पावर का पूछेगा, पावर में होता है √3 BL cos phi, ये दोनों के लिए सेम होता है। देखिए ये दिया हुआ है स्टार में लाइन, जो देखिए लाइन करंट बराबर फेज करंट, लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज। उसी प्रकार डेल्टा में दिया हुआ है लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज और लाइन करंट बराबर √3 लाइन करंट। अब पावर दोनों के लिए सेम। ठीक है, देखिए 30 नंबर दिया है, निम्न में से AC परिपथ में सदैव होता है। तो देखिए AC परिपथ में जो हम लोग याद किए होंगे आपका, जो कि वो ट्रायंगल पावर का, उसमें हमेशा अपरेंट पावर ज़्यादा होता है एक्टिव पावर से। इसको देख लेते हैं। देखिए इधर दिया है ना, दिया हुआ है, इसमें दिया है। देखिए अपरेंट पावर ये क्या, इसको ये जो बड़ी वाली लाइन होती है किसी भी त्रिभुज में, बड़ी वाली लाइन, अब जैसे अगर आपको ध्यान होगा, अगर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है तो ये होता है 5, ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5, इस प्रकार होता है। तो इसमें अपरेंट पावर क्या होगा, ज़्यादा ही होता है। तो इस प्रकार से हमें अपरेंट पावर ज़्यादा मिलता है। इस वाले और इससे में भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। 3 फेज मोटर की तुलना में सिंगल फेज मोटर का शक्ति गुणांक कम होता है, अधिक होता है, समान होता है या बदलता रहता है। तो देखिए 3 फेज की तुलना में सिंगल फेज का पावर फैक्टर कैसा होता है, आंसर ए यानी मिनिमम, यानी कम होता है सिंगल फेज का पावर फैक्टर, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है बहु फेज मोटरें कम होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना कि इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा कि बहु जो फेज मोटरें होती हैं वो बहुत क्या होती हैं, सेल्फ स्टार्ट बहुत कम होती है, यानी बी वाला आंसर सही हो जाएगा। यानी कि इसके कहने का मतलब कि जो पॉलीफेज मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट बहुत कम होती है, मतलब सेल्फ स्टार्ट नहीं,
मतलब कि सेल्फ स्टार्ट नहीं कम होती, मतलब कि ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टार्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, सारे सेल्फ स्टार्ट होती हैं, लेकिन बहुत कम है जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, ये कहने का मतलब। इसमें सिंक्रोनस मोटर आता है 3 फेज में। सिंगल फेज संचरण की तुलना में 3 फेज संचरण की दक्षता होती है, क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि दक्षता इसकी क्या होती है, अधिक, इसलिए ज्यादातर हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। 34 नंबर है, परिपथ में कुल एडमिटेंस की गणना की क्या सूत्र है। तो कुल क्या सूत्र है, तो वाई बराबर, देखिए ये ट्रायंगल फार्मूला जब आता है तो ये होता है एडमिटेंस, ये होता है जी और ये होता है बी। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो रूट में आता है जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए W क्या, एक वाट है यानी पावर है, तो पावर बराबर वी आई, ये डीसी के लिए अप्लाई होता है। तो वी आई साइन बाई ये रिएक्टिव पावर के लिए यूज होता है, के डब्ल्यू ये है एक्टिव पावर, यानी ये वाला ऑप्शन सही है, सी वाला। ठीक है, देखिए आवृत्ति के बढ़ने से परिपथ में संधारित प्रतिघात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए संधारित प्रतिघात का हम लोग बताया कि 1/f होता है, तो यदि आवृत्ति से बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाए, संधारित प्रतिघात घटेगा, यानी कि डिक्रीज होगा, ये वाला ऑप्शन सही है। परिपथ में थीटा गुणांक का मान क्या होता है, R/Z होता है, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थोड़ा आसान था। एक परिपथ द्वारा ली गई आभासी शक्ति 20 केवीए है और रिएक्टिव पावर 12 केवीए है, तो परिपथ में वास्तविक शक्ति ज्ञात करें, यानी केडब्ल्यू पूछा है, केडब्ल्यू बराबर होता है केवीए कॉस फाई, एक फार्मूला ये होता है। लेकिन आभासी वास्तविक शक्ति पूछा है, यानी ये इसको छोड़िए, ट्रायंगल वाला फार्मूला लगा देते हैं हम लोग, ट्रायंगल वाला में क्या होता है, देखिए ये रिएक्टिव पावर होता है, ये रिएक्टिव पावर होता है और ये अपरेंट पावर होता है। ठीक है, जो जो जहाँ जहाँ दिया है वो वहाँ लिख लेते हैं। जैसे रिएक्टिव पावर दिया है 12 और उसके बाद अपरेंट पावर दिया हुआ है 20, ये हमें पूछ रहा है, तो के डब्ल्यू बराबर रूट में हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 400 माइनस 12 का 144, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 256, यानी कि 16 का वर्ग हो जाएगा, यानी 16 डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे कि एक आरएलसी परिपथ का प्रतिरोध 6 ओम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 ओम है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 16 ओम है, तो परिपथ में इम्पीडेंस यानी जेड पूछा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जेड बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर रूट में हो जाता है। इस फार्मूले से जब लगाएंगे आप तो आर स्क्वायर 36 हो जाएगा, फिर 8 और 16 का अंतर क्या हो जाएगा, 8 8 है 64, और दोनों को वर्गमूल यानी कि 100, और 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, इसी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, स्टार जोड़ के लिए बाइंडिंग के टर्मिनल जोड़े जाते हैं। तो अब जानते हैं कि जो स्टार टर्मिनल होते हैं, तो मान लीजिए पहला बाइंडिंग है, ये दूसरा बाइंडिंग है और ये तीसरा बाइंडिंग, तो सारे पहले टर्मिनल को एक जंक्शन के रूप में जोड़ दिया जाता है, तो यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।